नमस्कार। मैं अपना यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और सामने मेरे ये वीडियो आई, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे बात की जाए कि ये है क्या, क्यों होता है और कैसे इसको फेस किया जा सकता है। तो इस वीडियो में बेसिकली अपना स्टूल पास कर रहे हैं एक ओपनिंग से, जो कि एब्डोमेन में है, और ये बैग में कलेक्ट करते हैं, उसको रोज़ साफ़ करते हैं एंड देन हर तीसरे या चौथे दिन ये चेंज करते हैं। बट ये है क्यों और ये है क्या? तो ये एब्डोमिनल स्टोमा के थ्रू पास कर रहा है। अभी स्टोमा क्या होता है? स्टोमा जो है एक तरीके की ओपनिंग है। स्टोमा का अर्थ है रंध्र, तो अब्डोमेन में है इसीलिए अब्डोमिनल स्टोमा हो गया, और इसके थ्रू ये अपना स्टूल पास करते हैं। पर ऐसी कंडीशन आती क्यों है, आइए जानते हैं। होता क्या है कि कई बार हमारे अब्डोमेन में यानी पेट में ऐसे कोई ट्रॉमा हो जाता है, ऐसी कोई इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से स्टूल यानी कि पूप नीचे तक नहीं जा पाती है और वो हम पास नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक ऊपर ही होल बना दिया जाता है जिससे इंडस्ट्रीज के थ्रू डायरेक्टली जो है पूप एक कलेक्टिंग बैग में कलेक्ट करके बाहर निकाल दी जाती है। दूसरा रीज़न हो सकता है कोई अब्डोमेन में कैंसर, जिसमें स्मॉल इंटेस्टिन्स, लार्ज इंटेस्टिन्स यानी कि बड़ी आंत और छोटी आंत इन्वॉल्व होती हैं। तीसरा रीज़न हो सकता है जो कि जिस रीज़न से ये पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चौथा रीज़न हो सकता है कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जिसके कारण नीचे तक स्टूल नहीं जा पा रहा है और वो ऊपर से ही छेद बना के पास करना पड़ रहा है, या फिर कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन इंटेस्टाइन में हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए जिसकी वजह से नीचे स्टूल नहीं जा पाए रेक्टम पे और एनस के थ्रू पास नहीं हो पाए और ऊपर से ही वो निकालना पड़े। तो विभिन्न कारण हो सकते हैं इस ओपनिंग को बनाने के, लेकिन आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है जिनसे ये सफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जान लेते हैं कि खाली यूके में 15,000 लोग एक अब्डोमिनल स्टोमा के साथ नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 60,000 लोग ऐसा करते हैं और इंडिया में 3 लाख रजिस्टर्ड लोग हैं जिनके ये एब्डोमिनल स्टोमा है, ये ओपनिंग है जिसके थ्रू वो स्टूल पास करते हैं। लेकिन फैसिलिटीज़ अभी भी उतनी अपग्रेडेड नहीं है और समय के साथ वो डेफिनेटली होंगी। बट आगे हम इसके रीज़न का, वन ऑफ द रीज़न्स जो कि IBD है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ बेसिकली होता क्या है, वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। इन्फ्लेमेटरी यानी इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। सूजन कहाँ पर है? बाउल यानी एक पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो बेसिकली आंतों को रेफर करता है, लेकिन इस पूरे टर्म में हम पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मान लेते हैं। सूजन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, डिजीज़ यानी बीमारी। तो ऐसी बीमारी जहाँ पे क्रोनिकली यानी बहुत समय से सूजन चली ही आ रही है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के किसी हिस्से में। अब ये 2 प्रकार से हो सकती है, एक तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और एक क्रॉन्स डिजीज़। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है? अल्सरेटिव यानी अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, वूंड जैसे फॉर्म हो जाते हैं। कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये ज़्यादातर अपर लेयर्स को इफेक्ट करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर जैसे फॉर्म हो जाते हैं और ये काफ़ी समय तक रहते हैं, तो बहुत कष्टदायक हो सकते हैं। अब आते हैं क्रॉन्स डिजीज़ में। ये ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंतों को इफेक्ट करती है, लेकिन इसमें बड़ी आंतें और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी हमारे जो पाचन क्रिया के जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर वाले हिस्से को भी इफेक्ट कर सकते हैं। क्रॉन्स डिजीज़ में ज़्यादातर डीपर लेयर्स भी इन्वॉल्व होती हैं। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ऊपर की लेयर के साथ साथ अंदर की लेयर तक भी इफेक्ट जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में बड़ी आंतों के साथ साथ रेक्टम, जो लार्ज बड़ी आंतें के बाद जो एक हिस्सा आता है रेक्टम, वो भी इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे स्टूल स्टोर होता है जब तक हम उसको पास नहीं करते, वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। ज़्यादातर तो या तो किसी इंसान में अल्सरेटिव कोलाइटिस ही होगा या क्रॉन्स डिजीज़ ही होगा, लेकिन बहुत कम केसेस में अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़ एक साथ हो सकता है और ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बन सकती है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब हम जानेंगे कैसे कि हमें ये बीमारी है। तो बेसिकली सबसे पहले तो सिम्टम्स आएंगे बॉडी में, जिसमें डायरिया यानी बार बार लेटरिन जाना
और उसमें खून भी निकल सकता है साथ में, क्योंकि पेट में मतलब आंतों में अल्सर बन चुके हैं और वहाँ से कोई चीज़, एक कट जब लग जाता है स्किन में, तो अगर उससे बार बार रगड़ो तो ब्लीडिंग हो जाती है, तो वहाँ से कोई भी चीज़ निकलेगी तो खून आने की संभावना बढ़ जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि क्योंकि बॉडी से खून निकल रहा है, कुछ डाइजेस्ट ढंग से नहीं हो रहा, अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो टायर्डनेस, फेटीग होने लगता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी क्योंकि बॉडी में एनर्जी ही नहीं बचती है। इसके साथ साथ जो बंदा अफेक्टेड है उसको भूख भी कम लगेगी, और भूख कम लगेगी, खाना कम जाएगा, तो धीरे धीरे वजन भी कम होने लगेगा, जिसका कारण समझ में नहीं आएगा। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो होगा ही होगा, जो चोट लगने पर भी होता है, बाहर चोट लगती है तो दर्द होता है, ऐसे अंदर जब शरीर में चोट लगती है तो पेट में दर्द डेफिनेटली होगा, और वो कभी कभी बहुत सिवियर हो सकता है। जहाँ तक हम इसके कारण जानने की बात करें तो कारण एक नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं, और एग्जैक्ट कारण आइडेंटिफाई भी नहीं होता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि स्ट्रेस इसका एक कारण हो सकती है, और डाइट यानी हम क्या खा पी रहे हैं वो इसका एक कारण हो सकती है। तीसरी चीज़ है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी की रक्षा के लिए होता है, यानी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है बॉडी की, जो बाहर से आने वाले कीटाणुओं पे अटैक करती है, उसका अटैक करने का तरीका चेंज हो जाता है, तो वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके सेल्स को ही बाहरी मानकर उन पे अटैक करने लगती है, जिसके कारण अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं। उसके बाद ये पाया जाता है कि बहुत सारी जीन्स जो हम इनहेरिट करते हैं अपने पूर्वजों से, उनमें भी जब म्यूटेशन हो जाती है, चेंजेस हो जाते हैं, उसके कारण भी हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ से सफ़र कर सकते हैं। जहाँ तक हम ये देखें कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ें जो इसको जल्दी से बढ़ावा दे सकती है, वो है कि स्मोकिंग डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीज़न बन सकती है। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री, यदि फैमिली में कोई सफ़र कर चुका है तो हमारे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस चीज़ को सफ़र करने के। तीसरा है कि ये बहुत सारे केसेस में डायग्नोज तो 30 की उम्र से पहले हो जाती है, लेकिन पूरे सिम्टम्स आने में 50 से 60 साल की उम्र हो जाती है, तो डेफिनेटली एल्डरली ग्रुप जो है इसके सिम्टम्स के ज़्यादा रिस्क पर है। ऐसा पाया जाता है कि वाइट पीपल में ये ज़्यादा प्रीडोमिनेट करती है, ज़्यादा होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाकी रेसेस में नहीं हो सकती, वो किसी को भी हो सकती है, लेकिन वाइट लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। ज़्यादा पेन किलर्स लेने से, या कोई ऐसी दवाइयाँ जो हमें प्रिस्क्राइब नहीं की हुई हैं, या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेने से भी इस इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं कि इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। एक तो डेफिनेटली एक्सट्रीम टायर्डनेस तो है ही है, उसके कारण बनने वाली और डिजीज़ जैसे कि अनीमिया इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ सिम्टम, बट अनीमिया मैनिफेस्ट कर सकता है, जिसके कारण क्रॉनिक फेटीग सिंड्रोम मैनिफेस्ट हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में, क्योंकि घाव वहाँ पे बनता जा रहा है, तो अपनी बड़ी आंत में पूरा एक होल हो सकता है, परफोरेटेड इंटेस्टाइन हो सकते हैं। साथ साथ कैंसर का खतरा बड़ा रहता है उन लोगों में जिसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती है। क्रॉन्स डिजीज़ क्योंकि अंदर की लेयर्स को भी अटैक करती है, तो वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन फॉर्म हो सकता है पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, कहीं भी, स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से दिक्कत और बढ़ सकती है और स्टूल नीचे तक जाएगा ही नहीं। क्योंकि अब्जॉर्प्शन फूड का ढंग से नहीं हो रहा है, इसलिए मैल न्यूट्रिशन तो डेफिनेटली होगा ही होगा। इसमें पाया जाता है आईबीडी में स्किन और जॉइंट्स की स्वेलिंग भी काफ़ी मात्रा में बढ़ सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में बेसिकली कभी कभी ये देखा जाता है कि हमारी जो बड़ी आंतें यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन अचानक से और ज़्यादा सूज जाएगी और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और एक कंडीशन कॉज कर देगी जिसको टॉक्सिक मेगाकोलोन कहते हैं, और ये एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। अब इसके कारण जानने के बाद, इसके सिम्टम्स जानने के बाद, इसके कॉम्प्लिकेशंस जानने के बाद, हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अब अगर कोई डिज़ीज़ है तो उसका मैनेजमेंट क्या है, तो सबसे पहला फैक्टर तो एग्रेवेशन यानी कहाँ से बढ़ रहा है वो बॉडी टू बॉडी वेरी कर सकता है, तो जो इसे सफ़र कर रहा है वो बेस्ट बता सकता है। किसी किसी केसेस में डाइट
एक रीज़न होता है कि बाहर का जंक फूड खा रहे हैं तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ रहे हैं, या कोई फैटी फूड खा रहे हैं, ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी डाइट से एलिमिनेट करनी है। ऐसी डाइट लेनी है जो हमारे जो आंत है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको शांति दे। तक एलोपैथिक मैनेजमेंट का सवाल है तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देकर या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देकर उस चीज़ को, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर कर या फिर अल्टीमेटली सर्जरी कर कर मैनेज करते हैं। जहाँ तक होम्योपैथी की बात है तो वो वूंड हीलिंग में मेडिसिन हेल्प करती हैं। जो अंडरलाइंग कॉज है, स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा या कुछ ऐसा है, तो उसमें हेल्प करती हैं दवाइयाँ। वूंड हीलिंग में हेल्प करके क्या करती हैं, ब्लीडिंग पे काम करती हैं, उसको कम करती हैं, डायरिया को कम करती हैं। माइल्ड टू मॉडरेट स्टेजेस में अच्छा मैनेज किया जाता है। सीवियर स्टेजेस में एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में। अगेन जो रिजल्ट्स हैं वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, और किसी को पहले 2 हफ्ते में ही फ़र्क नज़र आता है, किसी को फ़र्क आने में 2 महीने लगते हैं, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप अलग है। अब आते हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। एक्सरसाइज एंड डाइटरी मैनेजमेंट आप ही को करना है, आपको पता है बेस्ट आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ज़्यादा समय तक भूखा नहीं रहना है और ज़्यादा खाना भी नहीं है, दोनों ही चीज़ गलत है। ज़्यादा भूखा भी रहना गलत है, ज़्यादा खाना भी गलत है। एक टाइम पे वही खाना है जो आपके सिस्टम को सूट करता है। आपको धीरे धीरे सबको पता चल जाता है कि हमें ये सूट नहीं कर रहा या इससे हमें कोई तकलीफ़ हो रही है, तो वो चीज़ अवॉइड करनी है। एक्सरसाइज रेगुलरली शामिल करनी है, मेडिटेशन रेगुलरली शामिल करनी है। इससे मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, और फिज़िकली डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ आती है, जिससे बॉडी को पॉजिटिव डायरेक्शन में रहने में मदद होती है, हीलिंग में मदद होती है। बिकॉज इट्स द वे यू ट्रेन योर माइंड एंड बॉडी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट। आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप अपने आप को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे से उभर के आ सकते हैं, जब तक कि आप खुद मेंटली एंड फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं। जो हमने जिस वीडियो से हमने शुरुआत की थी, हमने देखा उनकी मैंने जब स्क्रॉल किया, उनकी जर्नी जेन्युइनली बहुत टफ रही है, एंड ही वाज ओनली गिवन 20% चांसेस ऑफ सर्वाइवल। उस स्टेज से आके विद इन 10 to 13 years ही हैज़ रीच्ड अ स्टेज वेयर ही इज़ इंस्पायरिंग पीपल to live a very beautiful life despite having an invisible disability। उसको भी अपनी पावर बना के एक अच्छा बॉडी स्ट्रेंथ लेके अपने फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करके वो काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। सो स्टे पॉजिटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, anybody in need can be helped। Thank you।